यह सूर्य सिद्धांत का 95वां भाग है। इस भाग में हम ग्रस्त भाग का वर्णन करेंगे और स्थिति और विमर्द दोनों के अर्थ भाग को साधन करने के प्रकार को जानेंगे। ग्रस्त भाग का साधन पिछले भाग में देखे थे, जिसको ग्रास अथवा छन्न भाग आचार्य कहा है। ग्राह्यमानाधिके तस्मिन् सकलं न्यूनमन्यथा योगार्थादधिकेन स्याद् विक्षेपे ग्रास संभवः। यहाँ आचार्य क्या बता रहे हैं? तस्मिन् छन्ने, यहाँ तस्मिन् मतलब हमने जो पिछले भाग में देख चुके हैं, अर्थात आचार्य दशम श्लोक में जिस छन्न की बात कह चुके हैं, तो उसके उस छन्न के रहने पर सप्तमी भक्ति का प्रयोग किए हैं। तस्मिन् ग्राह्यमानाधिके, ग्राह्यमान अधिके अर्थात ग्राह्यमान से अधिक होने पर, अर्थात ग्राह्यमानाधिके छन्ने, ग्राह्यमानाधिके तस्मिन् यानी ग्राह्यमान से अधिक होने पर। यहाँ ग्राह्य बिंब का अर्थ है जिसका ग्रहण लग रहा है। उस बिंब से अधिक होने पर प्राप्त ग्रासमान, तब क्या जानना चाहिए? सकलम, सकलम यानी संपूर्ण ग्रहण समझना चाहिए। अन्यथा न्यूनम, अन्यथा यानी यदि प्राप्त ग्रासमान, प्राप्त छन्न मान अथवा ग्रस्त भाग का मान, प्रमाण ग्राह्य मान से यदि अधिक नहीं है, अर्थात ग्राह्य बिंब से यदि अधिक नहीं है, तो अन्यथा जानना है, अर्थात विपरीत जानना है। अर्थात सकल नहीं हुआ है, शकल हुआ है, अर्थात खंड मात्र हुआ है, अर्थात थोड़ा सा हिस्सा, पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं लगा है, यह जानना है। आगे क्या कह रहे हैं? योगार्थाद अधिकेन स्याद् विक्षेपे ग्रास संभवः। योगार्थाद अधिके, योगार्थ यहाँ किन का योग का अर्थ है? तो ग्राह्यमान का और ग्राहक मान का जो योग है, उसका जो आधा है, उस आधे से अधिके विक्षेपे, अधिक विक्षेप के रहने पर ग्रास संभवः न स्यात्, अर्थात दोनों बिंबों के अर्धमान के योग के प्रमाण से अधिक यदि विक्षेप रहता है, अर्थात चंद्रमा का दक्षिणोत्तरांतर सूर्य भ्रमण मार्ग से अर्थात क्रांति वृत्त से यदि रहता है, तो उस स्थिति में ग्रास संभवः न स्यात्। यहाँ ग्रास संभव मतलब ग्रहण की संभावना नहीं होगी, अर्थात ग्रस्त होने की, ग्राह्य बिंब की ग्रस्त होने की संभावना नहीं रहेगी। ग्राह्यमानाधिके तस्मिन् सकलं न्यूनमन्यथा योगार्थादधिकेन स्याद् विक्षेपे ग्रास संभवः। अब विभिन्न स्थितियों को देखते हैं। यहाँ पर ग्राहक बिंब ग्राह्य बिंब को थोड़ा ही हिस्सा ग्रहण किया हुआ है, अर्थात यहाँ छन्न प्रदेश जो कृष्ण वर्ण में दिख रहा है वो उतना ही है, और यह ग्राह्य का मान है, अर्थात हम ये बिंब का मान को उसके व्यास से ही जानेंगे। तो यह व्यास है, उसका कर्ण है उस बिंब का, तो उससे ये जो ग्रस्त भाग है वो छोटा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर न्यूनम अन्यथा जो वाली जो बात कहे हैं आचार्य, वो सामने स्पष्ट हो गया। यह दूसरी स्थिति है। यहाँ पर और थोड़ा ज्यादा ग्रस्त हुआ है ग्राह्य बिंब का, तब भी इस ग्राह्य मान से यह जो ग्रस्त मान छोटा ही है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें ग्राह्य बिंब अभी दिख रहा है खंडशः। फिर यह तीसरी स्थिति है, यहाँ पर भी वही बात है, जो ग्राह्य मान है उससे कम मान का ग्रस्त भाग है। अब यदि इस स्थिति में देखें
यहाँ पर ग्राहक बिंब पूर्ण रूप से ग्राह्य बिंब को ग्रस्त कर चुका है, यानी ग्रहण पूर्ण रूप से लग चुका है। यह ग्राह्यमान है और यही अथवा इससे अधिक यह ग्रस्त भाग है। तो यहाँ सकलम माने संपूर्ण ग्रहण लग चुका है। ये चार स्थिति हैं जो ग्रस्त से हमें समझ में आता है, ग्रस्त भाग से अर्थात ग्रहण लगा हुआ जो हिस्सा है उससे समझ में आते हैं। तो वहाँ पर एक ही बात इस चित्रावली में पहली बात समझ में आई है, ग्राह्यमानाधिके तस्मिन् सकलम न्यूनमन्यथा। फिर दूसरी पंक्ति में आचार्य कह रहे हैं योगार्थाद अधिकेन स्यात् विक्षेपे ग्रास संभव। इसको यहाँ समझना होगा। यहाँ पर दक्षिण और उत्तर के हिसाब से ये इतने अंतरित हुए हैं दोनों बिंब, और इन दोनों बिंबों के बीच का अंतर इतना है, अर्थात ये चंद्रमा का शर है विक्षेप, और दोनों बिंबों के योगार्ध के बीच में इतना हिस्सा और बचा हुआ है। इसीलिए जो योगार्ध से अधिक जितना विक्षेप है उतना मान यहाँ पर अंतरित हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर तो ग्रहण तो लगना नहीं है, अर्थात इस अंतर के कारण दोनों बिंब एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, अर्थात ग्राहक बिंब ग्राह्य बिंब को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। और यह दूसरी स्थिति है। और इस दूसरी स्थिति में क्या है, यहाँ पर भी ये जो अंतर है अर्थात चंद्रमा का जो विक्षेप है दक्षिणोत्तरांतर, क्रांति ऊर्ध्व से जो दक्षिणोत्तरांतर है चंद्रमा का, यहाँ पर ये इतने हिस्से से इतने प्रमाण से अधिक है दोनों के योगार्थ से, तो इसलिए यहाँ पर भी ग्रहण की संभावना नहीं है। और ये तीसरी स्थिति को देखते हैं, यहाँ पर दोनों बिंबों का जो अर्थ है, यदि ग्राहक एवं ग्राह्य दोनों बिंबों के व्यासार्ध को यदि लेके हम जोड़ देते हैं तो उससे छोटा हो गया है यह चंद्रमा का शर जो लाल वर्ण में दिखाया गया है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर छन्न भाग क्या हो गया, छाद्य छादक योगार्ध में से इस चंद्र विक्षेप को घटा देंगे तो जो बचा हुआ जो नीले वर्ण में उतना हिस्सा यहाँ पर ग्रास है, अर्थात ग्रहण की संभावना योगार्ध के बराबर में यदि चंद्र विक्षेप हो अथवा योगार्ध से कम चंद्र विक्षेप हो तो उसी स्थिति में उत्पन्न होता है। तो योगार्ध के बराबर में कैसे संभव होगा ये सोच सकते हैं। तो योगार्ध के बराबर में स्पर्श, एक बिंब दूसरे बिंब को स्पर्श करने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो जो ग्रहण की पहली स्थिति है। तो फिर ये यहाँ पर हो गया योगार्धाद अधिकेन स्यात् विक्षेपे ग्रास संभवः, यह बात स्पष्ट हो गया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। यहाँ दो श्लोक हैं सामने, दोनों में स्थिति और विमर्दार्थ, स्थित्यर्थ और विमर्दार्थ का साधन आचार्य बता रहे हैं। ये स्थिति क्या होती है, ये विमर्द क्या होती है, इसको हम अगले भाग में चित्र सहित देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमें पहले इसका साधन आचार्य के वचनों के अर्थ को समझना है। ग्राह्य ग्राहक संयोग वियोगौ दलितौ पृथक विक्षेपवर्गहीनाभ्याम तद्वर्गाभ्याम उभे पदे षष्ट्या संगुण्य सूर्येन्द्वोर्भुक्यंतर विभाजिते स्यातां स्थिति विमर्दार्धे नाडिकादि फले तयोः। इसको अब समीकरण की दृष्टि से देखते हैं। ग्राह्य ग्राहक संयोग वियोग द्विवचन में यहाँ क्या है, ग्राह्य ग्राहक संयोग, ग्राह्य ग्राहक वियोग, माने ग्राह्य और ग्राहक का संयोग और वियोग दोनों, और कैसे पृथक यानी अलग अलग से, माने एक स्थान में ग्राह्य ग्राहक संयोग और एक स्थान में ग्राह्य ग्राहक वियोग।
तो उनको क्या करना है, दलित, तो उन दोनों को दलित कर देना है। यहाँ दलित शब्द का अर्थ क्या है, दलित यानी आधा करना, तो दलित। फिर उनको क्या करना है, विक्षेप वर्ग हीनाभ्याम, अर्थात दोनों को आधे करने के बाद वो किस प्रकार के बनेंगे, विक्षेप वर्ग हीनाभ्याम तद्वर्गाभ्याम, माने तद्वर्गाभ्याम उनके वर्ग से, तद्वर्गाभ्याम यानी उनके वर्गों से। तो किस प्रकार के वर्ग से, विक्षेप वर्ग हीनाभ्याम, तो यानी उनमें से विक्षेप वर्ग को घटाने के बाद जो आया है उस प्रकार के उनके वर्गों से क्या करना है, उभे पदे, तो दोनों स्थानों में पद मूल निकालने पर क्या आएगा, स्याताम स्थिति विमर्दार्थे, ये 13वें श्लोक में है यह हिस्सा, इसको यहाँ ले आए हैं, स्याताम स्थिति विमर्दार्थे, तो क्या होंगे, वह स्थित्यर्थ और विमर्दार्थ होंगे। फिर एक बार देखते हैं इनको, ग्राह्य ग्राहक संयोग वियोग, माने ग्राह्य और ग्राहक का संयोग एक स्थान में और ग्राह्य एवं ग्राहक का वियोग एक स्थान में। इनको क्या करना है, दोनों को दलित, दोनों को आधा कर देना है। फिर इसके बाद तद्वर्गाभ्याम, माने उनके दोनों के वर्गों से, तो इनको दोनों को वर्ग कर लेते हैं, जो पृथक पृथक अलग से संयोग और वियोग को जो दलित किए हुए हैं उनको क्या करना है, वर्ग कर देना है। फिर विक्षेप वर्गहीनाभ्याम, उन दोनों के वर्गों को क्या करना है, विक्षेप वर्गहीन कर देना है, अर्थात इन दोनों के वर्गों में से विक्षेप का जो वर्ग है उसको घटा देना है। विक्षेप वर्गहीनाभ्याम तद्वर्गाभ्याम, माने विक्षेप वर्ग से हीन उन दोनों के वर्गों से क्या करना है, उभे पदे, दोनों स्थानों में पद निकाल लेना है। तो यहाँ पर भी पद निकाला, यहाँ पर भी पद निकाला, तो फल क्या होगा, एक स्थान में स्थित्यर्थ होगा और दूसरे स्थान में विमर्दार्थ होगा। जहाँ पर ग्राह्य ग्राहक संयोग किए हैं वहाँ प्रतिफल स्थित्यर्थ होगा और जहाँ ग्राह्य ग्राहक वियोग किए हैं वहाँ पर प्रतिफल विमर्दार्थ होगा। अब आगे बता रहे हैं, षष्ट्या संगुण्य सूर्येन्द्रोर्भुक्त्यंतर विभाजिते स्यातां स्थिति विमर्दार्थे नाडिकादि फले तयोः। अब जो हमें स्थित्यर्थ और विमर्दार्थ मिला है उनको क्या करने के लिए कह रहे हैं आचार्य जी, षष्ट्या संगुण्या, 60 से गुना करके। फिर क्या करना है, सूर्येन्द्रोर्भुक्त्यंतर विभाजिते, सूर्येन्द्रोः, सूर्य और चंद्रमा के भुक्त्यंतर, दोनों के जो गत्यंतर हैं, गति का अंतर है, उससे विभाजिते विवचन में, अर्थात दोनों को विभाजित करने पर जो लब्धि आएगी वो क्या होगी, तयोहो नाडिकादि फले, तयोहो कयोहो, तो स्थित्यर्थ विमर्दार्थयोः, उस स्थित्यर्थ और विमर्दार्थ के नाडिकादि फले भवतः, तो नाडिकादि फले स्याताम, माने नाट्यादि फल होंगे। तो यहाँ आचार्य क्या बताया, पहले जो स्थित्यर्थ आया उस स्थित्यर्थ को षष्ट्या संगुण्या, 60 से गुना करके, उसी प्रकार विमर्दार्थ को 60 से गुना करके दोनों स्थानों में सूर्येन्द्रोर भुक्त्यंतर विभाजित है, सूर्य और चंद्रमा का जो भुक्त्यंतर है उससे विभाजित कर देना है। तो फल क्या होगा कि जहाँ स्थित्यर्थ को गुना भागा किए हैं वहाँ पर नाड्यादि स्थित्यर्थ, अर्थात स्थित्यर्थ का नाड्यादि फल, नाडी कला विकला में फल, इसी तरह विमर्दार्थ का नाड्यादि फल सम्मुख में हो जाएंगे, अर्थात प्राप्त हो जाएंगे, यह बता रहे हैं आचार्य। फिर यह स्थित्यर्थ होता क्या है और यह विमर्दार्थ होता क्या है, और इन दोनों को आचार्य इन समीकरणों से जो साधन करने के लिए कहे हैं
उसकी क्षेत्रीय स्थिति अर्थात वास्तविक स्थिति क्या बनता है, तो इनके बारे में हम अगले भाग में विचार करेंगे।